बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हर ताकतवर यही समझता है कि वो कभी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो पकड़ में आ चुके हैं, अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं, कानून की पकड़ में आ चुके हैं, ख़ुद अपने इदारे फ़ौज की पकड़ में आ चुके हैं। नाज़रीन, ये 12 मई 2017 का वाक़या है कि जब टॉप सिटी पे कब्ज़ा किया गया और उनके जो भाई हैं नजफ़ हमीद, उनका चूँकि वो एक पटवारी थे और बाद में उनके ऊपर भी बुरा वक्त आया और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पूरे का पूरा जो है वो टॉप सिटी जो है उसके ऊपर कब्ज़ा जमा लें, लेकिन कुछ और किरदार भी थे। लिहाजा रेंजर्स और दरख्वास्त में भी यही कहा गया कि ISI के उस वक्त जो फैज़ के मातहत थे लोग, उन्होंने वहाँ पे रेड किया और वहाँ पे जाके उन्होंने ना सिर्फ उसके दफ्तर पे कब्ज़ा किया, मोइज़ के दफ्तर पे, टॉप सिटी के दफ्तर पे कब्ज़ा किया, बल्कि फिर ISI के कुछ ऑफिशल्स जो हैं वो मोइज़ के घर भी गए, जो थाना शालीमार के इलाके में उनका घर है, और वहाँ से उन्होंने 400 तोले सोना और उसके अलावा जो है काफ़ी कीमती अशिया जो हैं वो अपने कब्ज़े में ली थी। और बाद में नाज़रीन, जब ये पिटीशन 2023 में सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट में मोइज़ ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि मेरे घर पे ISI ऑफिशल्स ने जनरल फैज़ हमीद के कहने पे ये रेड किया और वहाँ से 400 तोले सोना और दीगर कीमती अशिया कब्ज़े में ली थी और टॉप सिटी पे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। तो नाज़रीन, उस पिटीशन में ये भी कहा गया कि नजफ़ हमीद ने जनरल फैज़ हमीद के कहने पे फिर बाद में रब्ता किया, इस मामले को सेटल करने की कोशिश की गई और 4 करोड़ रुपया भी उन्होंने ये दावा किया कि 400 तोले सोना और 4 करोड़ रुपया भी ISI ऑफिशल्स ने लिया था। तो नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद तो देखें अब गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। जितने उनके आलाकार थे, जितने लोग मोइज़ के घर पे गए थे, जितने लोग टॉप सिटी पे कब्ज़ा करने गए थे, वो रेंजर्स के एहलकार थे या ISI के एहलकार थे, सबका एहतसाब होना चाहिए और लोग इससे अवाम का एतमाद भी बढ़ेगा अफवाज पाकिस्तान पे, अफवाज पाकिस्तान के सिस्टम पे। लेकिन चूँकि नाज़रीन, मैं चूँकि इस केस का जब 12 मई 2017 को ये वाक़या हुआ था, इसका ऐनी शाहिद था और मुझसे अदालत में मुझ पे जिरा भी की गई और मुझे तलब किया गया था और मुझसे पूछा गया था कि आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे रेंजर्स के एहलकारों ने जाके टॉप सिटी का कब्ज़ा लिया है। तो मैंने उनको बताया कि पूरे शहर में चर्चा था, मीडिया भी बता रहा था, लेकिन मैंने अपने ज़राए से चेक किया तो उन्होंने बताया ना मुतलका थाने का SHO को इल्म था, ना मुतलका जो मजिस्ट्रेट था उसको साथ लिया गया, लेकिन टॉप सिटी पे चढ़ाई कर दी गई और टॉप सिटी इस वक्त जो है वो वाकई टॉप सिटी है और उसका एक एक प्लाट जो है वो टॉप क्लास है और उसका एक एक इंच टॉप क्लास है, इसलिए उस पर कब्ज़े की कोशिश की गई। लेकिन जनरल फैज़ हमीद को ये यकीन था कि वो कभी ना पकड़े जाएंगे ना मुश्किल में आएंगे। अभी वो DGI थे, फिर यहाँ पे इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि वो दफ्तर नहीं आ रहे। मुबैना तौर पे उनकी अहलिया जो है उन्होंने उनके ऊपर फायर किया जो उनके जिस्म के किसी हिस्से में लगा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है वो ज़ख्मी हालत में, लेकिन ये चर्चा रहा इस्लामाबाद में। बहरहाल फिर वक्त गुजरा और हालात ने पलटा खाया और फैज़ हमीद जो हैं वो बज़ाहिर इस शहर में ये चर्चा रहा, ये शोहरा रहा कि वो इमरान ख़ान के बड़े ख़ास हैं और इमरान ख़ान उन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। लेकिन अब PTI का मौक़िफ़ बाद में ये सामने आया कि जनरल फैज़ हमीद दोनों तरफ खेलते रहे। वो जनरल बाजवा के साथ भी थे और इमरान ख़ान के साथ भी थे। उनको ये था कि जो पार्टी जीतेगी उसके साथ ही हो जाएंगे। जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे, फिर भी आर्मी चीफ वो इन्हीं को बना देंगे। और वाक़फ़ान हाल बताते हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को ये यकीन दहानी भी करवाई थी कि अगर आप मुझे आर्मी चीफ बना दें तो फिर मामला सारे सेटल डाउन में कर दूँगा। और अगर आप देखें कि अगर आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद बन जाते तो फिर क्या से क्या होता और कितनी हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान जो हैं आज बेरोज़गार बैठे होते, घरों में हाथ मार रहे होते और नजफ़ हमीद जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का अकेला ही अन्नदाता होता। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। फिर फैज़ हमीद जो हैं वो हॉट वाटर में आ गए, वो आर्मी चीफ भी ना बन सके। पहले DGI के उहदे से गए, फिर उनकी जो उम्मीद थी आखिरी वो कोर कमांडर भोलपुर थे, फिर वहाँ से उनको रिज़ाइन करना पड़ा जब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बना दिया गया। अब PTI भी उनके साथ नहीं, क्योंकि PTI का भी मौक़िफ़ है कि वो दोनों तरफ खेलते रहे। लेकिन अब सवाल ये है सबसे ज़्यादा कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे 2023 में जो पिटीशन फाइल की थी आर्टिकल 184(3) के तहत मोइज़ ने, ये उसके तहत वज़ारत दफ़ा ने कार्रवाई की है और उसमें जो इंक्वायरी हुई है इसमें उनको गिल्टी
قرار دیا گیا ہے اور پھر ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اب فوج نے ان کا کورٹ مارشل کرنا ہے. اب ہر بندہ یہی چاہے گا کہ وہ اکیلے نہیں تھے اس میں. فیض حمید نے کوئی اکیلے جا کے ٹاپ سٹی کا قبضہ نہیں لے لیا تھا. جناب فیض حمید نے اکیلے جا کے انہوں نے تو حکم صادر کیا تھا اور پھر سارے قبضے وغیرہ ہو گئے تھے, اور یہ پاکستان میں طاقتوروں کے لیے ایک اچھی مثال قائم ہو گئی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے, کچھ بڑے سینئر صحافی جو ہیں انکشاف کر رہے ہیں کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ کئی لوگوں کو قتل کروانا چاہتے تھے, کئی سینئر صحافیوں کو وہ قتل کروانا چاہتے تھے. یہ بہرحال یہ چیزیں ابھی صرف انفارمیشن کی حد تک ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جلد ہی بم پھٹے گا اور یہ انکشافات جو ہیں جلد ہوں گے. لیکن دیکھتے ہیں اب جو معاملات آگے بڑھیں گے انکشافات ہوں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف کسی معاملے میں وعدہ معاف گواہ کے طور پہ بن جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں ملنا چاہیے. اس معاملے کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ ٹاپ سٹی پہ قبضہ کیسے کیا اور کیوں کیا اور کون ان کے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آرمی چیف صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر دل جیت لیں گے ویسے وہ قوم کے, اگر وہ جناب قمر جاوید باجوہ کی پراپرٹیوں کی بھی تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں, بڑا زبردست ہو جائے گا. اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ کس کس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملازمت کر رہے ہیں اور ان کے کن کن مفادات کا وہ تحفظ کر رہے ہیں. کیونکہ جناب فیض حمید جو ہیں صرف ان کو ہی تو پلاٹوں کی لت نہیں لگی ہوئی, یہاں تو پلاٹوں کی لت پتہ نہیں کس کس کو لگی ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہماری افواج پاکستان پہ ایک الزام آتا ہے, یہ الزام دھونے کا ایک اچھا وقت ہے, اور اس الزام کو بڑے احسن طریقے سے دھویا جا سکتا ہے. جہاں آپ نے جناب فیض حمید کا اتنا کڑوا گھونٹ جو ہے وہ بھر لیا ہے, ان کو حراست میں لے لیا, کورٹ مارشل کا فیصلہ کر لیا ہے, تو باقیوں کا بھی ذرا بسم اللہ کر لیں, ایک قدم بڑھائیں. جب آپ نے ایک اچھا کام کرنا ہی ہے تو اچھا کام پورے طریقے سے کیوں نہ ہو. جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے ہی گئے ہیں تو پھر آپ 4 فرض کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ پہلی 4 سنتیں بھی پڑھیں, بعد کی 2 سنتیں, 2 نفل, 3 وتر اور پھر 2 نفل بھی پڑھ لیں. یعنی مکمل 17 رکعتیں تو پڑھیں نا. جو اس میں ملوث ہیں, جن لوگوں نے جس کے حق پہ ڈاکہ مارا ہوا ہے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ قانون کی گرفت میں آنے چاہیے. اس سے افواج پاکستان کا اعتماد بھی بڑھے گا, عوام کا اعتماد بھی بڑھے گا, اور جتنے لوگ جن کو پلاٹوں کی لت پڑی ہوئی ہے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی, ان کو آئندہ ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اور کتنے نجف حمید ہیں, کتنے پٹواری ہیں, کتنے تحصیلدار ہیں, کتنے مجسٹریٹ ہیں جو کسی نہ کسی جرنیل کے, کسی نہ کسی بیوروکریٹ کے رشتہ دار ہیں, ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی کہ بھئی ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. ناظرین, آج تک کے لیے اتنے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.